So hi everyone, welcome again at Focal IS. This is Abhishek. It's been 2 days. ना तो कोई वीडियो मिली है ना तो जो है टेलीग्राम चैनल पे कोई क्विज मिला है आप लोगों को. दैट बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल. एंड आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको इन फुल एंड फ्लेजेड मैनर. ठीक है, तो एकदम ताबड़तोड़ चलेंगे और हमने जितना प्रॉमिस किया है कि लगभग 70 to 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ योर ईपीएफओ एग्जाम हम बहुत डिटेल में बहुत ढंग से कवर करवाएंगे थ्रू क्विजेज, वीडियोज, शॉर्ट समरी नोट्स एंड पीडीएफ डॉक्यूमेंट, डिटेल्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट. तो इन सब में बस ये जो आपका लास्ट वाला है डिटेल्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट, दिस इज पेड. ठीक है, तो इसका डिस्कशन हमने पहले किया हुआ है, तो वहां पे भी जाके देख लीजिएगा. बाकी एवरीथिंग क्विजेज आपको जाके हमारे फोकल आईएएस टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे ज्वाइन करके सॉल्व करना है डेली. वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी. तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं. एंड क्विजेस को मैं फिर से एक बार थोड़ा सा वेट करके बोलना चाहूंगा, वेट देके बोलना चाहूंगा कि जो लोग पहले से चैनल पे हैं और जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्लीज सॉल्व दोस क्विजेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. जब आप एग्जामिनेशन हॉल में देखोगे तो ये गारंटी मेरी है कि एक भी प्रश्न, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का हो चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन का हो, इससे बाहर नहीं आने वाला है. दैट इज द प्रेडिक्टेबिलिटी, राइट. और दूसरी बात कर रहे हैं, ये जो शॉर्ट समरी नोट्स हैं दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. इसीलिए पहले हम शॉर्ट समरी नोट्स शेयर करते हैं. बेस्ड ऑन दिस शॉर्ट समरी नोट ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपको कि ये शॉर्ट समरी नोट्स पढ़ें और फिर आप क्विजेस को सॉल्व करें, राइट. तो इसी तरह से, इसी वजह से जो है थोड़ा अभी हम स्पीड उतना नहीं है, कभी 10 क्वेश्चन कभी 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन समय बहुत कम बचा है. तो आने वाले टाइम में हम इसको 20, 25, 30, 35 क्वेश्चन एक दिन में आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, ताकि जो हमने प्रॉमिस किया है कि इंटायर सिलेबस थ्रू शॉर्ट समरी नोट्स, थ्रू पीडीएफ्स, थ्रू जो है आपका वीडियोस एंड थ्रू क्विजेज, हर तरीके से 4 बार आपका रिवीजन हो. ठीक है, तो ये कंप्लीट है. और ये सिर्फ पीडीएफ वाला सेक्शन पेड है, बाकी सारी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए दे कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, अदरवाइज जिनको फ्री में करना है वो इधर से कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. ठीक है, विच इज वेरी क्रुशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन. तो पहला आप देखोगे तो सेक्शन 1, सेक्शन, अब कोई भी एक्ट है तो उसमें देखोगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने है, ठीक है, उसी तरह से सेक्शन और शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे. और हमने बताया कि सेक्शन 1 जब भी रहेगा तो सेक्शन 1 में उस एक्ट का नाम क्या है, टाइटल, ठीक है, ये रहेगा. देन उसका एक्सटेंट, ठीक है, एक्सटेंट का मतलब क्या है, कहाँ लागू होगा, तो होल ऑफ इंडिया, राइट, होल ऑफ इंडिया. ठीक है, नाम क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. कमेंसमेंट कब से चालू हो रहा है, ठीक है, डेट क्या होगी कमेंसमेंट की, क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डेट पे लागू किया जा सकता है, सारी बातें कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट. इन द ऑफिशियल गैजेट पब्लिश करेगी, डिफरेंट डेट में बी नोटिफाइड फॉर डिफरेंट स्टेट और प्रोविजन. ठीक है, तो ये कह रहे हैं. अब आगे बात करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ होगा, किस तरह की फैक्ट्रीज पे होगा. तो जब ये लागू किया गया, जब ये एक्ट आया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तो ये आया तो एक्ट तो 1948 का है. पहली तो एक बात ये जान लीजिए, दिस एक्ट इज ऑफ 1948, बट ये जो इन्फोर्स हुआ है वो 1952 में हुआ है. लागू कब से हो रहा है, 1952 से हो रहा है, 1952 से. ठीक है, 1952 से हो रहा है. तो ये हमको जानना है कि जब ये शुरू में आया, ठीक है, 1952 में, तो इनिशियली इसको सभी इस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्रीज पे लगाया गया, इन ऑल इस्टेब्लिशमेंट एंड फैक्ट्रीज. ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट एंड फैक्ट्रीज सब पे लगाया गया, बट लेटर ऑन इससे एक्सक्लूड किया गया. क्या एक्सक्लूड किया गया, सीजनल, सीजनल इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो हैं, इनको इसके परव्यू से बाहर रख दिया गया. ठीक है, समझ रहे हो. तो अब क्वेश्चन आपका बनता है कि सीजनल इस्टेब्लिशमेंट होते क्या है. ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए कि सीजनल इस्टेब्लिशमेंट है क्या आखिर. तो सीजनल इस्टेब्लिशमेंट और दोज इस्टेब्लिशमेंट जिनके यहाँ 7 महीने या उससे और लेस, है ना, या उससे कम काम होता है, तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट को, ऐसे रोजगार को सीजनल जो है वो कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट
कहते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट को भी सीजनल एस्टेब्लिशमेंट कह देंगे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो जहां पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात है वहां पे ये लागू नहीं होगा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट कैसा है, जैसे कि जूट फैक्ट्री, जैसे कि टी गार्डन, है ना, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सीजनल इंडस्ट्री। ठीक है, ये सीजनल इंडस्ट्री के एग्जांपल है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे फैक्ट्री फैक्ट्री बार बार दे रहे हो, तो हमारा एक फैक्ट्री एक्ट 1948 है। कौन सा है? फैक्ट्री एक्ट। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं यही बताते चलूंगा। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948, ये 1948 का जो आपका फैक्ट्री एक्ट है, जब मैंने कंपैरिजन किया है आपका जो पिछली वाली वीडियो है ओल्ड एंड न्यू लॉज, अगर आपने देखा है तो इस ओल्ड और न्यू लॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ठीक है, क्योंकि आप पुराने तो पढ़ ही रहे हो और उसमें सिर्फ नए में उस पुराने से क्या चेंज किया गया है वो बताया गया है, तो आपका दोनों साइमल्टेनियसली कवर हो जा रहा है। तो फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री जो है कि डेफिनेशन दी गई है। तो क्या डेफिनेशन है फैक्ट्री की? तो कह रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा हो, किसका? पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा हो, है ना, यानी पावर का यूज हो रहा हो, तो यहां हमको 10 या उससे अधिक, 10 या उससे अधिक वर्कर हैं, तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को हम फैक्ट्री कह सकते हैं, है ना। ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को क्या बोल देंगे? फैक्ट्री कह सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप सोचिए कि दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कोई इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया जा रहा है, पावर का यूज नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ 15 भी अगर हो जाएंगे ना तो इसको हम फैक्ट्री नहीं कह सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? 20+ अगर यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कैसे? विदाउट पावर, विदाउट पावर या इलेक्ट्रिसिटी, आप समझ लीजिएगा, है ना, ये लेमैन टर्म है, विदाउट पावर, तो इसको फैक्ट्री की डेफिनेशन में हम डाल सकते हैं, फैक्ट्री की डेफिनेशन में डाल सकते हैं। होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो एप्लीकेशन में यही कह रहा है कि इनिशियली अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग दोज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एक्सेप्ट सीजनल फैक्ट्रीज। प्रोविजन क्या किया गया है इसमें कि इफ अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट अंडर द गवर्नमेंट already provides benefit equal or superior to those provided under this act। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई कंपनी है, लेट से ये फैक्ट्री है 10+ वाले, और ये कुछ ऐसा प्रोविजन दे रहे हैं अपने वर्कर्स को जो ये जो नया एक्ट आया है उससे बेहतर है, उससे ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, तो इस एक्ट के प्रोविजन को वहां लागू करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ गए? ओके। एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस एक्ट को एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, एक्सटेंड कर सकती है एक्ट को टू अदर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, चाहे जैसे कि सीजनल जो फैक्ट्रीज हैं वहां पे भी लगा सकती है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, रिक्वायर्स, इसमें क्या है कि इसको कंजुलेट करना पड़ेगा, इसको डिस्कस करने पड़ेगा, किससे? ईएसआई कॉर्पोरेशन से, ये करने से पहले, और 6 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा ऐसा करने से पहले। Once extension in one part of the state, the act automatically extend to similar establishment in other part of the same state। ये भी इसका कहने का मतलब है। ठीक है, कि अगर जो है कि ये किसी एक स्टेट के एक पार्ट में एक्सटेंड हो जा रहा है, तो वो किसी एक इंडस्ट्री में एक्सटेंड हो रहा है, किसी एक इंडस्ट्री के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उस तरह की उस स्टेट में जो और भी इंडस्ट्री है उसमें ऑटोमेटिकली ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कोई भी लेबर लॉ का एक्ट पढ़ोगे तो ये सेक्शन 1 में ये बेसिक डिटेल लगभग सब में क्या है? सेम आपको मिलेगी। ठीक है, सब में सेम मिलेगी, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं। तो वंस कवर्ड अंडर द एक्ट, एक बार इस एक्ट के परव्यू में कोई स्टैब्लिशमेंट आ गया, ठीक है, कोई फैक्ट्री के ऊपर एक ये एक्ट लग गया, तो ठीक है, तो इस एक्ट को लगने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होगी, कम से कम इतने वर्कर्स चाहिए उस फैक्ट्री में, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो कह रहे हैं कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट की क्राइटेरिया पूरी करके एक बार ये एक्ट लग गया, और ये लगने के बाद, एक्ट वहां पे चालू होने के बाद, वहां पे वो जो मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर जो मीट नहीं हो रही है, फिर भी ये एक्ट वहां पे लागू रहेगा, ये समझना है। ठीक है, ये लागू रहेगा। सो दिस इज ऑल। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड पे। ओके, अब डेफिनेशन वाला पार्ट है
किसी भी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो डेफिनेशन है। याद रखना कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी एक्ट, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का हो चाहे लेबर लॉ का हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो क्या है, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। अभी आप एपीएफसी का और ईओएओ का पीवाईक्यू उठा के देखो, तो वहां पे आपको एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, 50% ऑफ द क्वेश्चन कहां से, सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां से देखने को मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला है, इन्होंने जो सेक्शन 2 में आएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, ऐसी कोई इंडस्ट्री जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हो, नेशनल इंपॉर्टेंस की हो। ठीक है, एक बात अपने जहन में रख लीजिए, नेशनल इंपॉर्टेंस की हो, जैसे ऑयल है ना, जैसे रेलवे एक्सेट्रा, है ना, एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्रीज हैं, इसके लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज। लेकिन अब ये समझ लिया कि ये इनके लिए तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी की जो लेफ्ट ऑफ रह गई, जो बची रह गई, जो लेफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चीजें हमने समझ ली। अब कन्फाइनमेंट क्या होता है, एक टर्म यहाँ पे कन्फाइनमेंट दिया है। तो कन्फाइनमेंट मतलब कैद जैसा टर्म है ना, लेकिन यहाँ पे उससे कैद से मतलब नहीं है। इस एक्ट में कन्फाइनमेंट का मतलब है कि व्हेन अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, ठीक है, वुमेन is pregnant, childbirth within or after 26 week of pregnancy, whether the child is born alive और डेड या स्टिल बॉर्न, ठीक है, तो उसको कन्फाइनमेंट किया जाएगा, यानी उसको मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। तो इसको कन्फाइनमेंट का मतलब छुट्टी से है यहाँ पे, है ना, लीव से मतलब है कि उसको आराम दिया जाए। ओके, तो यहाँ पे इतनी चीजें हमने समझ ली। अब डिपेंडेंट कौन कौन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली विडो होगी, विडोड मदर होंगी, ठीक है, जो इंसान काम कर रहा है उसकी विधवा पत्नी हो तो वो भी है डिपेंडेंट, तो जो भी इंश्योरेंस का पैसा है उसको दिया जाएगा। वो नहीं है तो उसकी अगर विधवा माँ है तो उसको दिया जाएगा, ठीक है। वो भी नहीं है तो उसके जो माइनर 18 साल से कम लेजिटिमेट बच्चे हैं, लेजिटिमेट बच्चे हैं, उनको दिया जाएगा, लेजिटिमेट बच्चे हैं। अब ये 18 साल से ऊपर 18 प्लस जो अनसाउंड माइंड के इलिजिटिमेट बच्चे होंगे, इनको भी ये हक दिया जाएगा। अनसाउंड माइंड के इलिजिटिमेट जो बच्चे होंगे ये भी एलिजिबल होंगे, ये भी याद रखना। एडॉप्टेड चिल्ड्रंस होंगे, अनमैरिड डॉटर, यहाँ पे एज की क्राइटेरिया नहीं है बेटी की, अगर शादी नहीं हुई है तो शी इज एन डिपेंडेंट। इनफर्म एडल्ट चिल्ड्रन, इनफर्म का मतलब जो जिसकी दिमागी हालत सही नहीं हो। एडल्ट चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, या जिसका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, जिसको क्लेम मिलने वाला है। पेरेंट्स होंगे, विडोड डॉटर इन लॉ होगी यानी बहू, जिस मतलब बेटा बेटे की पत्नी। माइनर सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन हैं अगर उनकी 18 साल से कम उम्र है। माइनर ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, है ना। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होंगे इफ पेरेंट्स नॉट अलाइव, है ना, अगर जो है आपके जो पर्सन है, पर्सन ए है, इसकी डेथ हो जा रही है और इसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है, तो और इसकी बीवी भी नहीं है, कोई नहीं है, तो इसको ये पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो सास ससुर हैं ये एलिजिबल हो जाएंगे। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने इतना देख लिया, आगे चलते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट इंजरी, है ना, तो इंजरी किस तरह की है, हमने दो तीन चीजें देखी हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजों में कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने डाला। पर्सनल इंजरी या ऑक्यूपेशनल डिजीज caused by accident during employment even if the accident occur outside India, तब भी ये होगा पर्सनल इंजरी या ऑक्यूपेशनल डिजीज। कहने का मतलब है ऑक्यूपेशनल डिजीज आर दोज डिजीजेज जिसकी वजह से, जैसे आप किसी ए फैक्ट्री हजार्डस इंडस्ट्री है यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, जिससे आप धीरे धीरे बीमार पड़ रहे हो।
तो आप तो कहीं भी रहोगे, इसका असर होगा, तो उसके लिए लायबल कौन होना चाहिए? वो एम्प्लॉयर होगा, है ना, एम्प्लॉयर होगा। और अपनी हेल्थ के लिए जहां पे आपने इंश्योरेंस का पैसा दिया है वो इंश्योरर होगा। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज या पर्सनल इंजरी होती है, चाहे आप इंडिया से बाहर भी क्यों ना हो, तब भी ये काउंट किया जाएगा ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के उसमें। ठीक है, एम्प्लॉय कौन है? तो कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा जो वेज के लिए काम कर रहा है, ठीक है, फैक्ट्री में, ठीक है, जो इस एक्ट के अंदर आती है, वो है एम्प्लॉय। ठीक है, डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, है ना। अब यहाँ पे समझना, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये सब पूछेगा कि हु इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, हु इज इमीडिएट एम्प्लॉयर। ठीक है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है, इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन होता है, इस तरह के डेफिनेशन आपसे पूछे जाएंगे। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, इनमें कंफ्यूज हो जाओ कि भाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या होता है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है, ये जो है आइडिया हमको होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे हम क्लियर ही कर देते हैं दो शब्दों में। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है और इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है? इमीडिएट, ढंग से समझना, एक बार समझना फिर मत भूलना, है ना। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जैसे कोई आपका ये बीएसएनएल है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड। अब बीएसएनएल में जो है, यहाँ पे कुछ ऐसा काम है जिसके लिए इनको वर्कर नहीं मिल रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ए को कॉन्टेक्ट करते हैं, है ना। अब ये क्या करते हैं, इसके लिए 50 बंदों को हायर करके ले आते हैं। कौन? ए लेके आएंगे, है ना। अब ये ए जो है ये सप्लाई कर देंगे बीएसएनएल को, ठीक, 50 लोगों को। अब यहाँ पे जो ए है, ए इज इमीडिएट एम्प्लॉयर, ये जो हैं वो इमीडिएट एम्प्लॉयर बन गए, है ना। और ये जो बीएसएनएल है ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बन गया। अब आगे आप देखोगे कि कोई भी लाइबिलिटी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो तुरंत जिम्मेदार कौन होगा? वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। जो पैसा देना होगा, जो ग्रेच्युटी देनी होगी, जो मेडिकल क्लेम तुरंत देना होगा, कुछ कंपनसेशन देना होगा, रिट्रेंच कर रहा है, कुछ पैसा दे रहा है, तो वो कौन देगा तुरंत? वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, अब नए वाले जो एक्ट हैं उसमें तो पहले 5 साल के लिए ग्रेच्युटी थी, और जो फिक्स टर्म वर्कर हैं, जो फिक्स टर्म यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, फिक्स टर्म वर्कर्स हैं, इनके लिए ग्रेच्युटी का कोई प्रोविजन नहीं था। अब इनके लिए भी ग्रेच्युटी का प्रोविजन कर दिया गया है, यानी ये 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं तो ये ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। तो ये कौन देगा? ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा। बाद में ये सेटल करेगा अपना ये मुद्दा इमीडिएट एम्प्लॉयर के साथ, है ना, तुरंत। लेकिन पैसा जो है वर्कर को कौन देगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा। चलिए, तो एम्प्लॉयड थ्रू इमीडिएट एम्प्लॉयर, इमीडिएट एम्प्लॉयर यानी कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे ऐसे आप लिख लो, इमीडिएट एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है ना, कॉन्ट्रैक्टर अंडर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सुपरविजन, हुज सर्विस आर लेंट हायर्ड फॉर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जिसकी सर्विस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए लेंट की गई हो या हायर की गई हो। तो यहाँ पे हमने इतना समझ लिया कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है और इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे। छोटी छोटी बातें लग रही होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न दिखेंगे। अब ये जो है, इनको किसको किसको इंक्लूड करेगा? तो जो हमने यहाँ पे देखा कि इम्प्लॉई, यहाँ पे 3 तरीके के इम्प्लॉई हमने बात की। तो इम्प्लॉई यानी पर्सन जो वेज पे काम कर रहा हो, डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा डायरेक्ट एम्प्लॉय कर दिया गया, यानी ये फिक्स टर्म वर्कर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं है। दूसरा है कि जो इमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू वो किया गया, यानी ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखा गया, ये भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगा। हुज सर्विस आर लेंट और हायर्ड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक, टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें एम्प्लॉय में इंक्लूड क्या क्या होता है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अभी आपने पहले जो आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, आईआर कोड है, वहां पे हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, वहां पे अप्रेंटिस जो है,
जो अप्रेंटिस है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है ना, अप्रेंटिस जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन इसमें जो एम्प्लॉयज के कैटेगरी में अप्रेंटिस को इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन किन अप्रेंटिस के सिवा, जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस आते हैं उनको नहीं, बाकी सारे अप्रेंटिस को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूड कौन कर रहा है, किसको किया जा रहा है, तो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, है ना, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पर्सन अर्निंग अबव द वेज सीलिंग। ठीक है, तो जो आर्म्ड फोर्स का पर्सन है, क्या वो एम्प्लॉय है किसी का, नहीं, इज नॉट एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉय नहीं, आर्म्ड फोर्सेज। जो एक वेज लिमिट है, वेज सीलिंग है, उससे ज्यादा जो अर्न कर रहा हो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो पहले तो वो 10,000 रुपए था, कितना था, 10K था, तो 10,000 से जो लोग भी ज्यादा पा रहे हैं वो एम्प्लॉय नहीं होते थे, है ना, उनका सुपरवाइजरी रोल हो जाता था। अब इसी को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 18,000 कर दिया, 18K कर दिया है। तो 18,000 से जो लोग ज्यादा पाएंगे, क्या वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे, तो आंसर इज नो। तो इनका सुपरविजन का रोल होगा, है ना, सुपरविजन का रोल होगा, मैनेजोरियल रोल होगा, मैनेजेरियल रोल होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमने देखी। नोट, इफ वेज एक्सीड द लिमिट आफ्टर द कंट्रीब्यूशन पीरियड बिगिंस, एम्प्लॉय कंटिन्यू अंडर कवरेज टिल द पीरियड एंड। ठीक है, समझ गए इसका, कि अगर वेज एक्सीड कर जा रहा है आफ्टर द कंट्रीब्यूशन पीरियड, समझो कि एक साल के अंदर वो कंट्रीब्यूशन देना है इसको, ठीक है, तो 7-8 महीने तक उसकी लिमिट में थी, 8 महीने के बाद इसकी वेज 18,000 से ज्यादा हो गई, तो क्या इसका कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं, उस पीरियड तक, उस साल तक पूरा वो कंट्रीब्यूशन जमा किया जाएगा, अगले साल से हो सकता है उसको निकाल दिया, मतलब उस कंट्रीब्यूशन में ना रखा जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फैमिली क्या होती है। ठीक है, अभी डिपेंडेंट देखा, डिपेंडेंट से अलग है फैमिली, है ना, एक ही चीज मत समझना, फैमिली की भी डेफिनेशन हो सकता है पूछ दे। तो फैमिली में स्पाउस, है ना, यानी पार्टनर, ठीक है, स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस। ठीक है, अब ये हमने बात की थी कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है, कौन, माइनर, है ना, और अनमैरिड, अनमैरिड माइनर या अनमैरिड, अनमैरिड कब, 21 साल तक, जबकि वो पढ़ रहे हो तब, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो 18 साल, है ना। इफ दे आर नॉट स्टडिंग देन वो माइनर का जो टैग है वो 18 ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगा, इफ दे आर स्टडिंग देन 21 ईयर्स। इनफॉर्म, डिसेबल्ड चाइल्ड, होली डिपेंडेंट या डिपेंडेंट पेरेंट्स। ठीक है, ये फैमिली की कैटेगरी में आते हैं। फैक्ट्री प्रीमाइस वेयर, ठीक है, तो फैक्ट्री का हमने ये बात ही कर लिया है ना। चलिए, तो ये बेसिकली जो 10 और 20 का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि विद पावर विदाउट पावर फैक्ट्री का, इसमें माइंस और रेलवे रनिंग शेड नहीं सम्मिलित होते हैं। माइंस एंड रेलवे, रेल रनिंग शेड, जो रनिंग शेड हैं किनारे आप देखे रहते हो, रेलवे का जो आउटर होता है वहां पे रनिंग शेड बना होता है, वो सम्मिलित नहीं होते हैं, दीज आर एक्सक्लूडेड, राइट। इमीडिएट एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट हु एम्प्लॉयज वर्कर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, कंपनी का मालिक है ना, कंपनी का मेन ऑनर हो सकता है ना, मेन ऑनर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, या मेन ऑनर ने किसी को ये जिम्मेदारी दी हो, वो हो सकता है, कोई मैनेजर या एजेंट उसका, है ना, उसका एजेंट हो सकता है। तो ये जो है ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ये लोग हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक हमारा एक्स्ट्रा चला गया। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमने देख लिया है। फॉर अ फैक्ट्री द ऑनर ऑक्यूपायर या मैनेजर, है ना, यही पे देखा ना, ऑनर ऑक्यूपायर और मैनेजर अंडर द फैक्ट्री एक्ट। फॉर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट द अपॉइंटेड अथॉरिटी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, है ना। फॉर अदर्स पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है। इमीडिएट एम्प्लॉयर हमने देख लिया है। इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एनी एम्प्लॉयमेंट इन अ फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड बाय दिस एक्ट, उसको हम इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इंश्योर्ड पर्सन, जिसको ये सारी बेनिफिट्स मिल रही हैं, एंटाइटल्ड है। मैनेजिंग एजेंट क्या है, अ पर्सन मैनेजिंग अनदर्स बिजनेस, दूसरे का बिजनेस या ट्रेड को मैनेज कर रहा हो,
मेयर, मैनेजर और सबऑर्डिनेट, ये मालिक नहीं है ना, ध्यान रखना, एजेंट है। मिसकैरियज, ठीक है, तो मिसकैरियज का एक बहुत अजीब सा डिफिनेशन यहाँ पे दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। प्रीमेच्योर है ना, यानी परिपक्व होने से पहले, प्रीमेच्योर एक्सपल्शन, बाहर आना ऑफ कंटेंट ऑफ यूटेरस, ठीक है, ऑफ कंटेंट ऑफ यूटेरस, ठीक है, तो यूटेरस से बिना समय के बच्चा बाहर आ जाना बिफोर 26 वीक, ठीक है, तो 26 वीक पे प्रेगनेंसी मानी जाती है कि 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 26 वीक प्रेगनेंसी नहीं हुई हो तभी बच्चा जो है प्रीमेच्योर उसके बर्थ हो गया हो, ठीक है, तो इसको जो है वो किया जाएगा, मिसकैरेज के वो कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर एम्प्लॉयर नहीं मान रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर नहीं मान रहा है कि भाई ये आपको जो है ये लीव नहीं दी जाएगी या ऐसा कुछ है, ठीक है, क्योंकि इसको मेडिकल बेनिफिट देना पड़ता है इसके बाद में एम्प्लॉयर को, ठीक है, खर्चे देने पड़ते हैं, तो 3500 तो पता है, इसके अलावा भी कुछ एक्सीडेंटल बेनिफिट है, देना पड़ता है, ठीक है, तो मेडिकल बेनिफिट के लिए क्लेम होगा, सारी चीजें होंगी। अगर वो एम्प्लॉयर नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर क्रिमिनल मिसकैरियज के तहत जो है, आईपीसी के तहत उसके ऊपर केस किया जा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्यूपायर कौन है? सेम एज डिफाइंड अंडर फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, ऑक्यूपायर 1948, वन हैविंग कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री, ठीक है। तो चलिए इतना हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन खत्म होने के बाद ना चीजें बहुत इजी सी रह जाती हैं, और आपको मैंने शॉर्ट नोट दिया हुआ है। तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, तो डिसेबलमेंट जो है हमने बताया कि एक परमानेंट डिसेबलमेंट होता है ना, परमानेंट, दूसरा क्या है, टेम्परेरी, टेम्परेरी डिसेबलमेंट है। तो ये दो तरीके के डिसेबलमेंट हैं। ये परमानेंट वाला जो डिसेबलमेंट है, इसको फर्दर जो है कैटेगराइज कर दिया गया है। तो एक जो परमानेंट है ये पूरा नहीं हुआ है, पार्शियल है, यानी थोड़ा बहुत काम ये इंसान कर सकता है, पार्शियली ये डिसेबल्ड है। और कोई है कि जो टोटल डिसेबल्ड हो गया हो, अब उस चीज से, उस अंग से जो काम करता था वो नहीं कर पाए, तो इस तरह की चीजें हैं। तो पार्शियल डिसेबलमेंट में क्या है, परमानेंट इंजरी रिड्यूसिंग अर्निंग कैपेसिटी इन एनी एम्प्लॉयमेंट, इंजरीज लिस्टेड इन पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल आर डीम्ड सच एज पार्शियल डिसेबलमेंट। लेट से कि एक अंगूठा कट गया हो या कुछ, यानी 30% से नीचे का डिसेबलमेंट परमानेंट पार्शियल माना जाता है मेरे हिसाब से, उसके ऊपर का टोटल डिसेबलमेंट माना जाता है, ठीक है, तो ये समझना। और टेम्परेरी डिसेबलमेंट है कि वो घाव चोट लगी फिर वो काम करने के लायक हो गया, ठीक है। टोटल डिसेबलमेंट में 100% है, टेम्परेरी में कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इंजरी दैट टेम्परेली उसको इनकैपेसिटेट कर देता है उस एम्प्लॉय को फ्रॉम डूइंग द वर्क, बाद में ही कैन ज्वाइन, ठीक है। अच्छा, किस चीज को डिसेबलमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, यानी कोई चोट लगती है और वो पर्सन रिकवर हो जाता है 100% विद इन 3 डेज, इस तरह का इंजरी जिससे वो 3 दिन के अंदर फुली रिकवर हो जाए, इसको जो है इंडस्ट्रियल इंजरी के उसमें नहीं रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसको इंजरी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, डिसेबलमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ठीक। तो कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं, ऐसे ही नहीं कि हल्का सा आपका बैंडेज लग गया, अंगूठा थोड़ा सा कट गया है तो आपको वहां पे कुछ लाभ मिल जाएगा। सीजनल फैक्ट्रीज का मैंने डेफिनेशन बता दिया है, क्या होती हैं, 7 मंथ ईयर या उससे कम जो चले, जैसे कि कॉफी हो गई, टी हो गई, शुगर हो गई, इंडिगो हो गया, रबर हो गया, लाख की फैक्ट्री, जूट एक्सेट्रा, है ना। सिकनेस, सिकनेस क्या है, मेडिकल कंडीशन रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट एंड रेस्ट लीडिंग टू एब्सेंस फ्रॉम वर्क, इसको हम सिकनेस बोलेंगे। तो दीज वर द सम ऑफ द डेफिनेशन। अब वेजेस की डेफिनेशन भी दिया है, वेज क्या होता है, तो वेज तो हमने बहुत बार किया है, कुछ कुछ एक्ट में थोड़ा थोड़ा अलग किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो सेम है। तो व्हाट इज वेज, वेज क्या है, तो वेज आपकी जो बेसिक सैलरी है ना, बेसिक सैलरी जो है प्लस आपका जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस है, ये है, प्लस जो है रिटेनिंग अलाउंस है, आरए है, रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस मैंने बताया है डिटेल में क्या होता है। रिटेनिंग अलाउंस इज समथिंग कि जैसे मैंने बताया कि सीजनल फैक्ट्री है, अब 7 ही महीना काम है, मालिक को डर है कि सारे वर्कर भाग जाएंगे तो कहां से ले आएंगे, तो उनको रोकने के लिए कुछ बोनस या अमाउंट दिया जाएगा पर मंथ, इसको हम रिटेनिंग अलाउंस बोलते हैं। दिस इज नॉट बोनस, है ना, दिस इज नॉट बोनस, याद रखना। तो ये रिटेनिंग अलाउंस है। चलिए, तो हमने ये वेजेस का पेमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट
ठीक है, ऑल कैश रेन्यूमरेशन, कैश रेन्यूमरेशन ये पुराना एक्ट है, पहले कैश नहीं दिया जाता था। पेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग पे ड्यूरिंग अथराइज्ड लीव। ठीक है, तो अथराइज्ड लीव मतलब जो ये पैसा दिया जा रहा है, कोई जो अथराइज्ड लीव है, जो कंपनी की तरफ से अथराइज्ड लीव है, उस समय का भी पैसा काउंट होगा। ले ऑफ के समय के पैसा, क्योंकि ले ऑफ किसके उससे गलती से होता है, मालिक जो है उसके पास हो सकता है काम ना हो, या जो है मटेरियल ना हो, या कुछ और बात हो, तो ले ऑफ का जो बोनस या कंपनसेशन मिलेगा इसको भी वेज में काउंट करेंगे। लॉकआउट के समय जो, अगर लॉकआउट इलीगल नहीं है, इफ नॉट इलीगल, तो लॉकआउट के समय का जो है पैसा, और स्ट्राइक के टाइम का पैसा, अगर स्ट्राइक लीगल है। ठीक है, अगर स्ट्राइक लीगल है। बोनसेस एंड अलाउंस पेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सेडिंग 2 मंथ्स। अच्छा, ये मैंने बताया ना कि ये बोनस इसमें काउंट, जो दिवाली बोनस आता है, बोनस इसमें काउंट नहीं होगा। दिवाली बोनस जो मिलता है या कुछ है, लेकिन वो मालिक जो है, कंपनी का जो मेन मालिक है, वो अगर उसको 2 महीने के अंदर कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो है बोनस वगैरह कुछ दे रहा है, तो इसको काउंट किया जाएगा वेज के अंदर। इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, 2 महीने से ज्यादा हो जाएगा तो इसको नहीं काउंट किया जाएगा। एक्सक्लूड में क्या होगा, तो जो इंप्लॉयर आपके पीएफ अकाउंट में, पेंशन अकाउंट में पैसा जमा करेगा, ये नहीं काउंट होगा। ट्रेवलिंग अलाउंस, कंसेशन, एनी अदर टाइप ऑफ अलाउंस विल नॉट काउंटेड एज वेज। ठीक है, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस हो गया, ये भी नहीं काउंट किया जाएगा। जो ग्रेच्युटी मिलती है, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ वेज। वेज पीरियड क्या होता है, द पीरियड फॉर विच वेज आर ऑर्डिनरली पेड, जनरली वीकली दिया जाता है, मंथली दिया जाता है, ठीक है, या डेली। 3 तरह की वेजेस होती हैं, हमने डिटेल में देखा हुआ है, पुरानी वीडियोस प्लीज देखिए। 3 तरह की, कौन सी, डेली वेजेस होती हैं, वीकली और मंथली। और इनकी डेफिनेशन भी याद रखना कि इनको काउंट कौन से दिन पे करते हैं। मंथली 3 महीने का शायद एवरेज जो है, ठीक है। वीकली का जो है ये कितने दिन का एवरेज है, डेली का जो है कैसा है, ये सारी चीज आप लोग देखोगे। अनडिफाइंड टर्म्स कुछ हैं, उनको फैक्ट्री एक्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कवर किया जाएगा, ये बता रहा है ये एक्ट। जो टर्म अनडिफाइंड है, जिनका मीनिंग नहीं है, उन एक्ट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर 2 पे आ गए, यानी यहाँ से हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कॉरपोरेशन की बात की गई, स्टैंडिंग कमेटी की बात की गई, और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की बात की गई। तो दीज आर द 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस एक्ट। कौन सा, ESIC। ठीक है, क्या है, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दूसरा है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। और तीसरा है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, MBC। ये तीनों मिलके इस पूरे जो है ESIC को मैनेज करते हैं, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। तो ये 3 मेन बॉडीज हैं, ये याद रखेंगे। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मेन और कंट्रोलिंग बॉडीज ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट establishes ESIC Corporation for Administration of ESI Scheme, Employment Employees State Insurance जो स्कीम है, ESI स्कीम है, इसके मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गैजेट में आपका कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करती है ना। ESI कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करती है। कॉर्पोरेशन क्या है, ये कॉर्पोरेट बॉडी है, बॉडी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी है विद परपेचुअल सक्सेशन कंटिन्यूज इवन इफ मेंबर चेंज, है ना, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कॉमन सील होगी, और इसको सू किया जा सकता है, और ये सू कर भी सकती है, यानी इसके पास सिविल कोड का पावर भी होगा थोड़ा सा, है ना। दिस कोड कैन सू, दिस कॉर्पोरेशन कैन सू एंड कैन बी सूड इनटू द कोर्ट, है ना, इनटू द कोर्ट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेशन कैसे बनाया जाएगा, क्या है, तो ESIC जो है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव इनमें होंगे, कहां से, गवर्नमेंट के होंगे, एम्प्लॉयर्स के होंगे, एम्प्लॉइज के होंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, और कुछ पार्लियामेंट से भी होंगे। ठीक है, तो कौन कौन कैसे कैसे है, ये यही बात देखनी है। तो ये जो है 2 लोग, कुछ लोग अपॉइंटेड होंगे, कुछ लोग अपॉइंट किए जाएंगे।
और कुछ लोगों का ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, है ना। तो चेयरमैन होगा जो और वाइस चेयरमैन, ये इसको कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड बाय हुम, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज ध्यान देना। देन आते हैं हमारे अप टू 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 और मेंबर्स, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, है ना। तो ये भी कौन है, जो स्टेट वाला आएगा ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन यूनियन टेरिटरी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, अपॉइंट किए जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। 10 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड 10 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, और ये भी अपॉइंट ही किए जा रहे हैं, है ना। दीज वर आल्सो बीइंग अपॉइंटेड बाय हुम, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इनको कंसल्ट करके, किससे, जो एम्प्लॉयर के हैं एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो एम्प्लॉय के हैं एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब ये 2 मेडिकल प्रोफेशनल भी रहेंगे, है ना, 2 मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है। और ये मेडिकल बॉडीज को, जो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल बॉडीज हैं उनसे कंसल्ट किया जाएगा। 3 एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यहीं से प्रश्न ज्यादातर बनने की संभावना है कि जो ये आपका कॉरपोरेशन है ईएसआई, इसमें 3 एमपीज भी एज ए मेंबर हैं। तो इसमें 2 जो हैं आपके लोअर हाउस लोकसभा से होंगे, और एक जो है वो आपका अपर हाउस यानी राज्यसभा से होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, 2 लोअर हाउस से, एक अपर हाउस से। स्टाफ ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है, स्टाफ मेंबर कौन कौन से होंगे, कह रहा है कि ईएसआई कैन एम्प्लॉय नेसेसरी ऑफिसर स्टाफ, रिक्रूटमेंट, सैलरी, डिसिप्लिन, सर्विस कंडीशन आर एज पर द रेगुलेशन अलाइंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उसी के हिसाब से इनकी पेमेंट होगी जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ होती है, सारी सुविधाएं वही दी जाएंगी। एनी डिपार्चर फ्रॉम दीज रूल्स, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज को जो सुविधाएं मिलती हैं उससे कुछ अलग सुविधा अगर देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है, बिना अप्रूवल लिए नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अच्छा, जो ग्रुप ए एंड बी पोस्ट है ना, जैसे अभी आप जाओगे, इसमें तो हम ईएसआईसी के लिए नहीं जा रहे हैं, हम ईपीएफओ के लिए जा रहे हैं, तो ईपीएफओ में भी यही रूल है, ठीक है। जो ग्रुप ए एंड बी पोस्ट है, ए एंड बी पोस्ट है, इसके लिए यूपीएससी से कंसल्ट करना जरूरी है, यूपीएससी की नाराजगी नहीं चलेगी, है ना, यूपीएससी डिसाइड करेगा, ठीक है। ए और बी पोस्ट के लिए कंसल्ट किससे, यूपीएससी से, ठीक है। एक्सेप्ट टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, ठीक है, अगर ए बी पे कोई टेम्परेरी अपॉइंटमेंट हो रहा है, लेट से 1 साल या उससे कम के लिए हो रहा है, तब जरूरी नहीं है, नहीं तो कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट है तो यूपीएससी का रूल आ जाएगा। बी सी मतलब सी और डी ये लोग अपने खुद से अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेम्परेरी पोस्ट डोंट कन्फर परमानेंट राइट और सीनियोरिटी, ठीक है। एनी डाउट अबाउट पोस्ट, ठीक है, ग्रुप ए और बी ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। कॉरपोरेशन की पावर फॉर वेलफेयर मेजर्स के लिए कॉरपोरेशन के पास किस तरह की शक्तियां हैं। ईएसआई जो है ये स्पेंड कर सकती है फंड को फॉर किस लिए, हेल्थ एंड वेलफेयर, इंप्रूवमेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, रिहैबिलिटेशन, ठीक है, किसी का जो है पुनर्स्थापना करवाने के लिए, रिहैबिलिटेट करवाने के लिए, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड और इंजर्ड पर्सन, एक्सपेंडिचर विद इन लिमिट सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा फिर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो दीज आर बेसिक थिंग्स, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस, तो यहाँ पे टेन्योर जनरली 4 साल का बताया जा रहा है, किसको, डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन, 4 साल का जनरली है। मेंबर कंटिन्यू टिल सक्सेसर आर अपॉइंटेड, ठीक है। तो जनरली जो ईएसआईसी कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं कितने दिन के लिए बताया जा रहा है, 4 साल का, लेकिन ये तब तक बने रहेंगे जब तक नए लोग नहीं आ जाते, जो न्यू आएंगे तब ये जाएंगे। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयर, वीसी जो होंगे ये, और जो कुछ नॉमिनेटेड लोग हैं, अपॉइंटेड नहीं, जो नॉमिनेटेड लोग हैं ये ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ हुम, अपॉइंटिंग गवर्नमेंट, जैसे कैन बी रिमूव एनी टाइम, ठीक है, इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये 4 साल है, और बाकी के जो अपॉइंटेड हैं, ठीक है, लेकिन जो नॉमिनेटेड हैं, इनको जिन्होंने नॉमिनेट किया है ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये याद रखना। रीनॉमिनेशन, री इलेक्शन इज पॉसिबल, ठीक। तो आउटगोइंग मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल री अपॉइंट किए जा सकते हैं या री इलेक्ट किए जा सकते हैं। सेक्शन 7
बोलता है ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर। सभी ऑर्डर या डिसीजन जो ईएसआईसी के हैं ऑथेंटिकेट किए जाएंगे, ऑफिशियली साइंड किए जाएंगे बाय डीजी और अथराइज्ड ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी या कोई अथराइज्ड पर्सन, उन्होंने किसी को अथराइज किया हो। ठीक है, तो यहाँ बेसिक बेसिक है। अब यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी की बात करें, हमने देख लिया क्या, हमने देखा कॉरपोरेशन के मेंबर्स कौन कौन है ना, क्या क्या है, कॉरपोरेशन में कितने लोग हैं, तो रफली हमने देखा कि 16 लोग के आसपास हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो कि कितने, 16 कह रहे हैं, काफी लोग हो गए, यहाँ पे 16 लोग हैं स्टैंडिंग कमेटी में। तो एक चेयरमैन होगा, है ना, और ये ईएसआईसी के मेंबर्स से ही इनको जो है बनाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी जो होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी इज फॉर्म फ्रॉम अमंग द ईएसआईसी मेंबर्स ओनली टू हैंडल द रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके भी एक चेयरमैन होंगे, है ना, इसके भी एक चेयर होगा। अब इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। 3 मेंबर होंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, यानी 4 लोग हो गए। ठीक है, 4 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। 3 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, फ्रॉम स्टेट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 3 स्टेट को नोटिफाई करेगी कि इस स्टेट से मेंबर ले लो, और ये रोटेशन बेस पे चलता रहता है। 8 मेंबर्स इलेक्टेड बाय कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन खुद इलेक्ट करेगा। तो 3 एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव, 3 एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव, एक मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, एक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है, यहाँ पे अगर पूछ लिया स्टैंडिंग कमेटी में तो सिर्फ एक एमपी है। वहीं जो कॉर्पोरेशन है ना, कॉर्पोरेशन है, वहां पे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिसियो मेंबर रहेगा इसका, ईएसआईसी का जो डायरेक्टर जनरल है, ईएसआईसी का जो डायरेक्टर जनरल है विल बी एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ दिस स्टैंडिंग कमेटी। अब टर्म कितना है, नॉर्मली 2 साल का होता है। ठीक है, नॉर्मली 2 साल का होता है। मेंबर कंटिन्यू टिल सक्सेसर आर इलेक्टेड। ठीक है, सीज इफ दे स्टॉप बीइंग ईएसआईसी मेंबर, अगर वो ईएसआईसी मेंबर नहीं रह जाते तो वो उनका अपॉइंटमेंट खत्म हो जाता है, उनका टर्म खत्म हो जाता है। अपॉइंटेड मेंबर्स बाय गवर्नमेंट सर्व ड्यूरिंग गवर्नमेंट प्लेजर। तो ये सारी बातें रही हैं। अब यहाँ पे पावर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, क्या क्या पावर है, तो ये सबसे पहले हमने ऊपर ही बात की कि इसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, है ना, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो एडमिनिस्टर करेगा ईएसआईसी के अफेयर को अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ कॉर्पोरेशन। तो मेन तो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन का लोड कम करने के लिए मान के चलिए स्टैंडिंग कमेटी का काम है। ठीक है, तो इसकी कॉर्पोरेशन का सबऑर्डिनेट है ना, सबऑर्डिनेट हो, एक्सरसाइज करेगी पावर और परफॉर्म करेगी फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन, सबमिट करेगी मैटर ऑफ कॉर्पोरेशन एंड डिसीजन एज पर द रेगुलेशन। तो दिस इज द वर्क ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। सो हियर इतना हमने देखा। अब जो आखिरी है अपना मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो है ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है ऑफ ईएसआईसी, है ना, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। तो जो आपका एमबीसी है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, इसको भी कौन वो कंस्टिट्यूट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, और जो है हेल्थ सर्विसेज के, हेल्थ सर्विसेज के किसके डायरेक्टर जनरल, हेल्थ सर्विसेज के, इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन रहेंगे। डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे। मेडिकल कमिश्नर ऑफ ईएसआईसी ये एक्स ऑफिसियो रहेगा। एक रिप्रेजेंटेटिव पर स्टेट होंगे अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। 3 एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 3 एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सेम एज जो हमने स्टैंडिंग कमेटी में देखा, है ना, वही रूटीन फॉलो कर रहा है। और 3 मेडिकल प्रोफेशनल होंगे, एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए इस मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में। 1 वुमेन इज रिक्वायर्ड, ये याद रखना, और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। ठीक है, एक मैंडेटरी वुमेन होना जरूरी है। ठीक, ओके। टेन्योर इसका 4 साल है। सक्सेसर नहीं जब तक आते, वही वाली चीज फॉलो कर रही है। मेंबर अंडर बी एंड डी, तो यहाँ पे बी डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, और स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सर्व ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अपॉइंटिंग गवर्नमेंट, जो उनको अपॉइंट कर रहा है। यानी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, और एक रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट से जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, वो उस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेजर तक ये सर्व करेंगे। रेस्ट ऑफ लोग जो होंगे उनका टेन्योर कितना होगा, 4 साल, या ये 4 साल जब तक कि नए लोग अपॉइंट होके आ न जाएं। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ एमबीसी क्या है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल एडवाइज करेगा कॉर्पोरेशन को और स्टैंडिंग कमेटी को, किस पे,
मेडिकल बेनिफिट के ग्राउंड पे, सर्टिफिकेशन के ग्राउंड पे, एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड पे, इन्वेस्टिगेट करेगा कंप्लेन अगेंस्ट डॉक्टर, कोई है डॉक्टर फॉल्स कुछ रिपोर्ट बना दिया कुछ किया, परफॉर्म करेगा ड्यूटी रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस एज पर द रेगुलेशन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट का, 1 मिनट क्या 15-20 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं।